हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ओरियर ऑफिशियल में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत की मिट्टियाँ। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो ना अच्छी लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं मिट्टी की परिभाषा, यानी कि मिट्टी किसे कहते हैं। मिट्टी को हम मृदा कहते हैं, इंग्लिश में इसे सॉइल कहते हैं। मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है। इसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने, इसमें वनस्पति व जीवों के सड़ने गलने तथा जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप लेती है, यानी कि मृदा का निर्माण होता है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहा जाता है। मृदा विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। याद रखिएगा। पेडोलॉजी को आप याद कैसे रख पाओगे, यानी कि इसे सरल तरीके से आप याद रख सकते हो। आगे के 3 अक्षर अगर देखे जाएं, PED, तो पेड़ लिखा हुआ है, तो इसके पेड़ से हमें लग रहा है कि पेड़ों की बात हो रही है। तो पेड़ कहाँ पर होते हैं? जमीन पर होते हैं, यानी कि मिट्टी पर होते हैं। तो पेडोलॉजी के द्वारा मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान जो है भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। अब हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टियाँ जो हैं 4 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। यानी कि भारत में पाई तो 8 प्रकार की मिट्टियाँ जाती हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से 4 मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं। भारत में सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है। कौन कौन सी? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और ह्यूमस की। आप नाइट्रोजन और फास्फोरस को तो जानते होंगे, अब हम ह्यूमस को नहीं जानेंगे, तो इसे समझ लेते हैं। ह्यूमस यह भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है। पेड़ पौधे तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने, यानी कि विघटन से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है, इसे हम ह्यूमस कहते हैं। तो हम ह्यूमस किसे कहते हैं? अब हम सरल तरीके से बता सकते हैं। जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने, यानी कि उनके विघटन से कार्बनिक पदार्थ जो पाए जाते हैं, उसे हम ह्यूमस कहते हैं। याद रखिएगा। अब हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती हैं। इसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यानी कि अगर जलोढ़ मिट्टी का संधि विच्छेद किया जाए तो क्या होगा? जल प्लस ओढ़, यानी कि नदियों के द्वारा जल में लाए गए पोषक तत्व और मिट्टी को जब मैदानी क्षेत्र में उड़ा दिया जाता है, जो उड़ा दी जाती है, उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा। यह जलोढ़ मिट्टी जो होती है भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। याद रखिएगा। यानी कि ये मिट्टी भारत में सर्वाधिक, यानी कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है और सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसका क्षेत्रफल, यानी कि ये किस किस क्षेत्र पर फैली है, तो यह उत्तरी मैदान और तटीय मैदान पर इसका विस्तार फैला हुआ है। याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी में चूना तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा। इसमें
कमी कौन सी होती है? नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। इसे हमने पहले ही पढ़ा था भारत में पाई जाने वाली सभी प्रकार की मिट्टियों में, यानी कि 8 प्रकार की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं। उन सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये मिट्टी धान की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है तथा साथ ही साथ गेहूं, मक्का, तिलहन, आलू की खेती भी की जाती है। याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? बांगर और खादर। बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है और खादर को नई जलोढ़ मिट्टी। खादर को नई जलोढ़ मिट्टी क्यों कहा जाता है और बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस गुजरात के मैप के द्वारा आप देख सकते हो। तो खादर को देखिए, ये वाला ग्रीन डार्क ग्रीन वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे। यहाँ पर जो है अक्सर बाढ़ आती रहती है। हमने पहले भी बताया था नदियों में जो पोषक तत्व कचरा वचरा लेकर आती हैं तो मैदानी क्षेत्रों में बिछा देती हैं। तो यहाँ पर जो बिछा देती हैं बार बार बाढ़ आने के कारण, तो वह नई जलोढ़ मिट्टी हो जाती है जिसे हम खादर कहते हैं। और ये हल्का ग्रीन वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे। इस वाले हिस्से में जो है बाढ़ 4-5 साल में पहुंचती है, यानी कि 4-5 साल में जब बाढ़ आती है तब इस मिट्टी पर नदियों के लाए हुए अवसाद जमते हैं, यानी कि नई परत चढ़ती है। तो वह तब तक पुरानी हो जाती है। 4-5 साल के बाद जब बाढ़ आएगी तब पुरानी हो जाएगी, इसलिए इसे हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप पुरानी जलोढ़ मिट्टी और नई जलोढ़ मिट्टी को समझ गए होंगे। जलोढ़ मिट्टी के बाद अब हम पढ़ते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण जो हुआ है बेसाल्ट के टूटने फूटने से हुआ है, यानी कि अब समझते हैं बेसाल्ट किसे कहते हैं। तो भारत का ये वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे। इस वाले हिस्से में कई साल पहले ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ जिसमें से लावा बहने लगा। इस वाले हिस्से में लावा जब बहने लगा तब वर्षा होने पर जब ये ठंडा हुआ, जब लावा ये ठंडा हुआ तो बेसाल्ट की चट्टानें बनी। जब ये चट्टानें बनी तब यही चट्टानें जब टूटी फूटी तब काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो उम्मीद करते हैं आप बेसाल्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहा जाता है। लावा, तो इस मिट्टी को लावा मिट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब अपने भारत में इस वाले भाग में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ तब उसमें से जो लावा निकला, उस लावा के ठंडे होने पर बेसाल्ट की चट्टानें बनी। तो बेसाल्ट की चट्टानों से ही उनके टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, यानी कि लावा जब ठंडा हुआ तब बेसाल्ट की चट्टानें बनी। इसीलिए इस मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखिएगा। इसमें कपास की खेती अधिक होती है, इसलिए इस मिट्टी को कपास की इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है, यानी कि ये रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण ही इसका रंग काला होता है। तो आप इसे याद कैसे रख पाओगे? तो यहाँ पर ये आप ब्लैक मैग्नेट देख रहे होंगे। तो मैग्नेट और टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, मैग्नेट और मैग्नेटाइट से आप रिलेट कर सकते हो क्योंकि मैग्नेटाइट भी काला होता है, यहाँ से आप देख सकते हो। इसलिए आप इससे रिलेट कर पाओगे कि टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट पदार्थ जो मिट्टी में पाया जाता है उसके कारण ये मिट्टी काली होती है। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पर अधिक होता है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है,
इसलिए इसे हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं, याद रखिएगा। काली मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहा जाता है, यानी कि इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है और जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तब इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इस मिट्टी में आप देख रहे होंगे, जब इसमें दरारें पड़ जाती हैं तब यह स्वतः जुताई वाली मिट्टी दिखने लगती है, या इसलिए इस मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी है, याद रखिएगा। काली मिट्टी के बाद अब हम देखते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि जहाँ पर कम वर्षा होगी यह मिट्टी वहाँ पर पाई जाएगी। इस मिट्टी का लाल रंग जो होता है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, यानी कि जिस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड की मात्रा होगी वह मिट्टी लाल होगी। इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है, याद रखिएगा। यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है, यानी कि इस मिट्टी में सबसे अधिक बाजरा उगाया जाता है। जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है, यानी कि जल योजित रूप में होती है, यानी कि जल को सोख लेती है, तब यह पीले रंग की दिखाई देने लगती है। यहाँ पर आप देख सकते होंगे, आपने पीली मिट्टी भी देखा होगा। लाल मिट्टी के बाद अब हम देखते हैं लेटेराइट मिट्टी। यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और अत्यधिक गर्मी पड़े, यानी कि जहाँ पर अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक गर्मी होती है यह मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है। इस मिट्टी को मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर होती है और लौह ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग भी लाल होता है। जिस मिट्टी में लौह ऑक्साइड की मात्रा होगी वह मिट्टी भी लाल पड़ती है, यानी कि लाल दिखाई देती है। इस मिट्टी में निच्छालन की क्रिया देखने को मिलती है। निच्छालन को इंग्लिश में लीचिंग कहते हैं। यानी कि निच्छालन किसे कहते हैं, तो जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होगी वहाँ पर ऊपर के जो पोषक तत्व होते हैं वो पानी में घुलकर बह जाते हैं और वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती है। यह क्रिया निच्छालन कहलाती है। यह मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में देखने को मिलती है और उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में देखने को मिलती है। लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है केरल में देखने को मिलता है। लेटेराइट मिट्टी चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। लेटेराइट मिट्टी का उपयोग सबसे अधिक ईंटें बनाने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। लेटेराइट मिट्टी के बाद अब हम देखते हैं लवणीय मिट्टी। जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है और इसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उस मिट्टी को लवणीय मिट्टी कहते हैं। यानी कि जिस मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है वह मिट्टी हमारी लवणीय मिट्टी होती है, याद रखिएगा। इस मिट्टी को अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है तो उसे हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं। रेह, कल्लर और ऊसर के नाम से भी यह मिट्टी जानी जाती है। भारत में इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलता है। आप यहाँ इस गुजरात के कच्छ के रण को देख रहे होंगे।
इसकी ज़मीन में ऐसा लग रहा है कि नमक की चादर उड़ा दी गई हो। यह हमारी मिट्टी ही लवणीय मिट्टी कहलाती है, याद रखिएगा। लवणीय मिट्टी के बाद अब हम देखते हैं पर्वतीय मिट्टी। इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है। जहाँ पर हिमाचल प्रदेश का विस्तार है वहाँ पर इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर उत्तरी इलाका भारत का देख रहे होंगे, इस वाले इलाके में ये मिट्टी अधिक पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। पर्वतीय ढांचे पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। यानी कि आपने सभी ने सुना होगा, फेमस है सेब कश्मीरी का। कश्मीरी सेब काफ़ी फेमस है, आप जानते होंगे। ये कहाँ पर होता है? कश्मीर में, याद रखिएगा। तो हम भारत में पाई जाने वाली 6 प्रकार की मिट्टियों को पढ़ चुके हैं। अब बची 2 प्रकार की मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और दलदली मिट्टी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है, याद रखिएगा। इसका विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। मरुस्थलीय मिट्टी भूमि होने के कारण यहाँ पर खाद्यांश उगाना संभव नहीं होता है। जिस मिट्टी में पानी की कमी होगी वहाँ पर खाद्यांश उगाना कठिन वैसे भी होगा, पर मोटा अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, सरसों की खेती की जाती है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं दलदली मिट्टी की। दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पति के सड़ने के कारण होता है। दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, याद रखिएगा। दलदली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं मिट्टी के पीएच मान की। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ पर आप ये पीएच स्केल देख रहे होंगे। इस स्केल के द्वारा किसी भी वस्तु का पता लगाते हैं कि वस्तु क्षारीय है या फिर अम्लीय। अगर किसी वस्तु का पीएच मान 7 होता है तो वह उदासीन होती है। अगर पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होती है, और अगर 7 से कम होता है मान तो वह अम्लीय होती है। मुख्यतः फसलों को उगाने के लिए भूमि का पीएच मान जो होना चाहिए 6 से 7 होना चाहिए, क्योंकि अधिक अगर पीएच मान होगा यानी कि क्षारीय होगा फिर भी फसल नहीं उगेगी, अगर अधिक अम्लीय होगी फिर भी फसल नहीं उगेगी। अगर अधिक अम्लीय होती है मिट्टी तो उसमें उसकी अम्लीयता को कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगर अधिक क्षारीय मिट्टी होती है तो उसकी क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिक अम्लीय मिट्टी को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो चूने का किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अधिक क्षारीय मिट्टी को उसकी क्षारीयता को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो जिप्सम का किया जाता है, याद रखिएगा। अब हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो ना अच्छी लगी हो तो वीडियो को डिसलाइक करिएगा। तो हम अब देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि हमें पता चल सके कि कितना कुछ हमें याद हुआ है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, खादर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम बांगर के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम पूछा जा रहा है, याद रखिएगा, यानी कि घटते क्रम में।
तो सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़, फिर उसके बाद लाल, फिर काली, फिर लेटेराइट, यानी कि ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है, यानी कि सबसे अधिक कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है? तो यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, काली मिट्टी। आप इसे आसानी से याद भी रख सकते हो, क्योंकि का से ही कपास है और का से ही काली मिट्टी। और अगला क्वेश्चन है हमारा, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात तीनों में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि सबसे अधिक मिट्टी काली मिट्टी का विस्तार कहाँ है, किस राज्य में, तो ऑप्शन इसका ए सही होता, लेकिन विस्तार सिर्फ पूछा जा रहा है तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के उपलय के कारण निर्मित हुई है? तो काली मिट्टी, काली मृदा, यानी ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसे हम काली मिट्टी भी कहते हैं। इसे हम और काली मिट्टी और कपासी मिट्टी के रूप में भी जानते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो जिप्सम, चूना, नमक या खाद? अम्लता को कम करने के लिए हम क्या मिलाते हैं? चूना मिलाते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका दूसरा सही हो जाएगा। और अम्लता को कम करने के लिए चूना का उपयोग किया जाता है और क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी ईंटों के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी को आप आसानी से याद रख सकते हो, क्योंकि लेटेराइट में लास्ट के अक्षर दो अगर देखे जाएं तो ईंट लिखा हुआ है। ऐसे आप याद रख पाओगे, ईंटों की बात हो रही है, तो आप आसानी से इसे याद रख सकते हो। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। ये वाली